आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं नीलेश यहाँ पर द मैजिक ऑफ बिलीविंग बुक की रीडिंग कर रही हूँ और अभी तक हमने इसके 5 चैप्टर ऑलरेडी रीड कर लिए हैं। वो है मैंने विश्वास की शक्ति को कैसे उपयोग किया, माइंड स्टफ के प्रयोग, अवचेतन मन वास्तव में क्या है, सुझाव ही शक्ति और मानसिक तस्वीरों की कला। ये सभी चैप्टर हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। तो अभी तक वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के प्ले सेक्शन में जाइए, आपको इस बुक की प्ले बनी मिल जाएगी, वहीं पर दिख जाएगी। और सभी चैप्टर्स को सीरियल वाइज आप वहाँ से सुन सकते हो और इसी के साथ आप हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने हर चैप्टर के मेन पॉइंट डाल दिए हैं कि इस चैप्टर में ये बताया गया है। छोटे से मैं बताऊं, मैंने विश्वास की शक्ति को कैसे उपयोग किया, इसमें लेखक को इन चीज़ों पे कैसे बिलीव हुआ, उन्होंने वो स्टोरीज़ बताई है अपनी जो आसपास उन्होंने देखा, वो स्टोरीज़ बताते हुए इस पे उनको बिलीव हुआ कि जो हमारे मन में जाता है, मस्तिष्क में जाता है, हम जिस पे विश्वास करते हैं वही चीज़ें हमारे आगे आती है, वही चीज़ें होने लगती है। माइंड स्टफ के प्रयोग इसमें लेखक ने विचारों को काफ़ी बलपूर्वक समझाने की कोशिश की है कि जैसे आपके विचार होंगे, जैसे आप अपनी लाइनें चलाओगे, जैसे आपके माइंड में थॉट चलेंगे, वैसे ही आपकी लाइफ क्रिएट होती है। अवचेतन मन वास्तव में क्या है? तो अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को उन्होंने अपने शब्दों में बताया है अलग अलग स्टोरीज के माध्यम से। सक्सेस स्टोरीज हर वीडियो में यानी हर चैप्टर में उन्होंने दी है। तो अवचेतन मन वही एक एक हम विश्वास करते हैं, वो विश्वास, वो थॉट हमारा अंदर जाता है, मतलब एक अलग मस्तिष्क में जाता है और वहाँ सब कुछ अवेलेबल है। इस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। बाकी आप वीडियो सुनिएगा, वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। सुझाव शक्ति यानी जो हम अपने आप को इंटेंशन देते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे इच्छाएं होती है, उनमें बहुत पावर होती है और उसको हम विश्वास करके अपने माइंड स्टफ में डाल के विचारों के माध्यम से और अवचेतन मन में पहुंचा के वैसा ही रियलिटी बना सकते हैं। और इसमें भी काफ़ी स्टोरीज दी हुई हैं उन्होंने। और हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था मानसिक तस्वीरों की कला, यानी कि जो भी चीज़ है, आपका विचार है, आपने इंटेंशन सेट करी, उस पर विश्वास किया, तो अब उसकी एक पिक्चर क्रिएट कीजिए अपने माइंड में और उसको रिपीटेशन के माध्यम से विश्वास करना स्टार्ट कीजिए कि ऐसा हो गया है या ऐसा हो जाएगा। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाती है। काफ़ी इसमें कुछ कुछ काफ़ी सुंदर स्टोरीज भी दी हुई थी, तो जाइए वीडियोस को देखिए सीरियल वाइज, काफ़ी कुछ पता चलेगा। और लेखक ने अपने अनुभव भी बताए हैं, अलग अलग लाइनों से एक ही चीज़ को काफ़ी बारीकी से समझाने की भी कोशिश की है। तो आप जाइए, आप देख कर आइए। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं, अवचेतन मन को प्रकाशित करने वाली दर्पण टेक्निक। ये चैप्टर कुछ इतना बड़ा होने वाला है। हम इसकी सीधा रीडिंग कंटिन्यू करते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर में क्या समझाया गया। मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि जैसा हम अपने आप को सामने से देखते हैं या मिरर में देखते हैं या उस पर जो सुझाव देते हैं खुद को देख के, जो मानसिक तस्वीर बनाते हैं खुद को देखते हुए, वैसे ही हमारा जीवन बन जाता है, वैसे ही हमारी स्थितियाँ होने लगती है, वैसे ही हमारी परिस्थितियाँ बनी हुई है। और बेसिकली एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि जो हम अंदर से फील करते हैं वैसे ही हमारे आसपास सिचुएशन बनी हुई है। अंदर से हम दुखी है तो दुख वाली सिचुएशन आएगी, ग्रीफ वाली सिचुएशन आएगी। और हम अंदर से डीप डाउन कैसा भी चल रहा है, हैप्पीनेस एंजॉय कर रहे हैं, एक पीस को फील कर रहे हैं, तो वो पीस आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी और पीस आपको लाइफ में दिखेगी ही दिखेगी। तो अभी आपकी जैसी भी सिचुएशंस है, अपने अंदर देखिए, अपने अंदर को मिरर करने की कोशिश कीजिए कि अंदर मेरे दुख है तो दुख मिरर हो रहा है, मेरे को दर्पण में दुख ही दिख रहा है। ये संसार क्या है? दर्पण है। और इस दर्पण में मुझे मेरे अंदर की ही चीज़ें दिख रही है। तो अपने साथ बैठ के इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि अंदर क्या है और बाहर वही चीज़ दिख रही है, वही चीज़ मिरर हो रही है। बाकी लेखक ने किस टाइप से समझाया है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं सीधा। अधिकांश लोगों को जिस सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है वह पैसे की कमी है। कहा जा सकता है पैसा है तो बहुत सारी समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाती है। बाकी बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव है, पैसा है तो लोग घमंडी बन जाते हैं, पैसा है तो बहुत दिक्कतें आती है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव बने हुए हैं जो वही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जो उनकी लाइफ में। बाकी ये कमी है और इन्हीं लिमिटिंग बिलीव्स के कारण है। जहाँ मैं लोगों के इस माइंड स्टफ यानी चित्त मन में जो है के उपयोग द्वारा
$1000 की गड्डियाँ पाने के बारे में सुन रहा हूँ, तो मुझे महसूस हो रहा है कि यह धन माइंड स्टफ और सक्रिय कार्रवाई का परिणाम है। निश्चित ही आपके विचार धन को आकर्षित कर सकते हैं। एक बार इसके उदित हो जाने पर आपके विचार आपको वे तरीका बताने लगते हैं, यानी इंट्यूशंस देने लगते हैं, जिसके द्वारा आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, या वो चीज़ खुद ही हो जाएगी। आपको बस शांति से धैर्यपूर्वक अपने साथ बैठना स्टार्ट करना है, बिलीव करना स्टार्ट करना है, क्लैरिटी लानी है, जिससे आप अपने आप को अच्छे सुझाव दे सको, और उस परमात्मा से जुड़ना है सबसे बड़ी बात, जिससे वो आपका ही सोल कंटेंट भेजेंगे, जो आप करने आए हो वही चीज़ें आपकी लाइफ में भेजेंगे। चूँकि मैं निवेश बैंकिंग के व्यवसाय में भी रहा हूँ, लेखक बता रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, जिनमें से प्रत्येक में धन चेतना थी। तो बैंकिंग से रिलेटेड है तो भई मनी माइंडेड पर्सनैलिटी माइंड बन ही जाएगा आराम से। वे संपत्ति के बारे में विचार करते और उन्हें वह मिल जाती। यह पुस्तक में पहले बताए मेरे अनुभव जैसा ही है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में मैंने विश्वास कैसे किया, लेखक ने अपने अनुभव बताए हैं, वैसा ही वो अपने जॉब में भी देखते थे। मतलब इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इच्छा चाहे जो भी हो, तकनीक हमेशा वही रहती है। आप जो चाहते हैं उसकी मानसिक तस्वीर बनाएं, और अपने आप से कहते रहे कि यह आपको मिल जाएगी। लेकिन यह ना सोचे कि यदि आप कुछ समय तक बैठकर केवल इसकी प्रतीक्षा करते रहे तो यह आपको मिल जाएगी। प्रयास कीजिए। यहाँ पे ये कर्म करने के सिद्धांत को बोल रहे हैं। ठीक है, आपने सुझाव दे दिया, क्लैरिटी के साथ वो चीज़ मांग ली, अब उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। बाकी जितना समझ में आ रहा है, जितना आपसे हो पा रहा है, वो चीज़ करना स्टार्ट कीजिए। परमात्मा से जुड़े रहिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, अपने कर्म कीजिए। जो अंदर से गाइडेंस आ रही है, बोलते हैं उसको, इंट्यूशंस आ रहे हैं, उसके अनुसार थोड़ा सा कार्य करना स्टार्ट कीजिए, एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए, कर्म करना स्टार्ट कीजिए। बाकी डेली भगवान से कनेक्ट होने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो कीजिए, बाकी रास्ते खुद बन जाते हैं। कोई भी कर्म है जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं आ पा रही है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि वो कर्म कट जाएगा, और वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशन, या जो आपने मांगा है, जो आपने इस क्लैरिटी के साथ सुझाव दिया है, वो चीज़ आराम से आ जाती है। नहीं आ रही है तो धैर्य रखना है, प्रयास करते रहना है। प्रयास इन मैं प्रयास यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि मेहनत करते रहो गधों की तरह दिन रात, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ नहीं। प्रयास परमात्मा से जुड़ने का कीजिए, प्रयास कर्म, उनका नाम जाप, उनकी सेवा करिए, अपने साथ बैठना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को थोड़ा समझना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप को समझ जाओगे, उस भगवान को समझने लगोगे कि वो आई एम, मैं कौन हूँ, इस चीज़ को समझने लगोगे, तो आप वही चीज़ें करोगे, उसी चीज़ के एक्शन लोगे जिसके लिए आप ट्रूली बने हो। तो दुनिया को देख के आप कर रहे हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए तो मैं ऐसे एक्शन लेता हूँ, वो चीज़ बिल्कुल काम नहीं करेगी। जब आप अपने आप को समझ के, उस परमात्मा को समझ के कि आप डिवाइन सोल हो और सब कुछ निर्धारित है आपके लिए, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आने लग जाएगी। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है, मेहनत करनी है बट एक सही डायरेक्शन में करनी है, जो अंदर से आए कि मैं ये करना है, ये करना है, ना कि दूसरों से इंस्पायर होके। इंस्पिरेशन वहीं से लेनी है, मतलब कि इंस्पिरेशन का भी ये थोड़ा सा है कि अगर आपको दूसरा लोग मोटिवेट कर रहे हैं तो ठीक है, कुछ ना कुछ वो आपको डायरेक्शन दे रहे होंगे, बट पूरी तरीके से उन पर निर्भर नहीं होना है, पूरी तरीके से अपने आप पर निर्भर होना है। अब आगे रीड करते हैं। आपकी इच्छा चाहे जो भी हो, तकनीक हमेशा वही रहती है, जो आप चाहते हैं उसकी मानसिक तस्वीर बनाए, और आप से कहते रहे, अपने आप से कहते रहे कि आपको यह मिल जाएगी। लेकिन यह ना सोचे कि यदि आप कुछ समय तक बैठकर केवल इसकी प्रतीक्षा करते रहें तो भी यह आपको मिल जाएगी। प्रयास कीजिए, हमेशा अपने लक्ष्य को दिमाग में रखे, बचत करना आरंभ करें। अपनी साप्ताहिक आय से आप जितना भी पैसा बचा सके, कि कुछ गुड हैबिट्स है तो वो लेखक बता रहे हैं, तो ये सब में ही होनी चाहिए। इतनी कॉमन सेंस की बातें जो एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट करती है, ये तो खुद ही अंदर होती ही होती है। यह आपको आपके उस सौभाग्य के और नज़दीक ले जाएगा जिसे आप हासिल करने वाले हैं। इसका ध्यान रखें और जितना हो सके उतने पैसे बचाएं। बाकी यहाँ पे आपकी इनर कॉलिंग होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। ये लेखक अपनी चीज़ें बता रहा है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो स्वीकार कीजिए, और नहीं लग रही है तो थोड़ा अपने साथ बैठे, अंदर से क्या आ रहा है, अंदर से क्या गाइडेंस निकल रही है, उस चीज़ को समझना है कि इस अंदर, इस माइंड में, इस मन में, इस चित्त में क्या चल रहा है।
आप जितना अधिक बचाएँगे उतनी तेज़ी से आपका भाग्य निर्माण होगा, ये उनका बिलीफ है। आप अपने बिलीफ क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए, उनका यानी लेखक का। इसके बाद अपनी बचत को ऐसी जगह निवेश करें जहाँ यह आपके लाभ हेतु काम करे। वैसे बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे ठीक लग रहा है। इसे जुए या बाजार में नहीं बल्कि प्रामाणिक योग्य प्रतिभूतियों या अपने व्यवसाय में निवेश करें। बिल्कुल सही बात। जब आपको निवेश आपकी धन चेतना के तहत बढ़ता है तो यह देखकर आश्चर्यपूर्ण सहमति हो जाएगी कि यह जितनी बढ़ती जाती है आप उतना ही अधिक हासिल करते जाते हैं। तो ये धन को आकर्षित करने का एक काफ़ी अच्छा तरीका है। और बैंकिंग क्षेत्र में काम करते थे तो ये एडवाइस तो काफ़ी ज़्यादा हद तक मायने रखती है इनकी। इसके अतिरिक्त आपको यह बेहद रोमांचक व उत्तेजक भी लगेगा। लाभप्रद निवेश के अवसर आपके पास अप्रत्याशित व अनजाने स्रोत से आएंगे। यस, जब आप इस माइंड स्टफ की पावर को बिलीव करते हैं तो अनजाने स्रोत से जो आपको पता भी नहीं है वहाँ से भी आपको या तो क्लिकली आइडिया हो जाएगा या आप खुद ही उससे जुड़ जाओगे। लेकिन इस समय और लोगों की तरह कहीं भी पैसा निवेश ना करें। अपने अंदर से जुड़कर आपको समझकर इस चीज़ के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। एक भी पैसा निवेश करने के पूर्व उचित सलाह ले। कॉमन सेंस की बातें हैं ये तो, और सब में होनी चाहिए। मुझे एक महिला व उसकी पुत्री याद आती है जिन्होंने 50 वर्षों में $5 लाख से भी अधिक हासिल किए, जिसमें अधिकांश हिस्सा अपार्टमेंट व स्टोर बिल्डिंगों से आया था, यानी किराया वगैरह होगा। महिला के पति की मृत्यु प्रथम विश्व युद्ध के कुछ ही दिनों बाद हो गई थी, जिसके बाद उसे काफी बड़ा मकान मिला। वह इसी सोच विचार में थी कि अपनी पुत्री का भरण पोषण कैसे करे, जिसका हाल ही हाई स्कूल समाप्त हुआ था। उसने इससे पहले को भी कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं किया था, बल्कि वह खाना पकाती थी और घर संभालती थी। एक सुबह उसे किराएदार रखने का विचार आया। यह शुरुआत थी और शीघ्र ही उसे सफलता मिली। 2 साल के भीतर ही उसने घर और व्यापार बेच दिया, जिसमें उसे भारी मुनाफा हुआ। इन पैसों से उसने एक जाने माने मैस क्लब के ठीक सामने वाली सड़क पर उससे भी बड़ा मकान खरीदा। उसे विश्वास था कि अपने शानदार खाना बनाने के चलते उसे क्लब से कुछ काम मिल जाएगा। उसे मिल भी गया, जिससे वह समृद्ध हुई। हालांकि उसने बहुत से कर्मचारी रखे, लेकिन व्यस्त दिनों में वह किसी काम को छोटा माने बिना स्वयं भी हाथ बांटती थी। तो इतनी तरक्की हुई, एंड फिर भी वो एक होता है ना ह्यूमन, प्योर ह्यूमन नेचर, गॉड गॉडेस नेचर। तो वही चीज़, एक कितनी प्यारी ब्यूटीफुल स्टोरी है ये। उसके किराए पर रहने वाले एक सेवानिवृत्त वृद्ध ने एक दिन उसे टी रूम, चाय कक्ष खोलने की सलाह दी। उसने कहा कि वह इस काम के लिए जरूरी धन मुहैया करा देगा। उस महिला ने ऑफिस बिल्डिंग के बिजनेस सेक्शन के सबसे ऊपरी भाग में टी रूम खोल दिया। व्यस्त समय में वह स्वयं चाय परोसने व बेटी नगद काउंटर संभालने का कार्य करती, जबकि बाकी समय वह किचन संभालने और कर्मचारियों को निर्देश देती। शीघ्र ही उसका टी रूम व्यापारियों के लिए भोजन करने की पसंदीदा जगह बन गया। टी रूम से मिले मुनाफे व एक मोर्टगेज कंपनी, ऋण प्रदाता कंपनी के माध्यम से उसने एक बीच पर होटल भी खरीद लिया। इतनी सक्सेस। इस दौरान वह प्रतिभूतियों में भी निवेश करती रही और जल्द ही उसने $25,000 की पूंजी जुटा ली, जो उसके जीर्ण शीर्ण अपार्टमेंट हाउस की मरम्मत की पहली किस्त बनी। उसके निर्देशों के अनुसार पुनर्निर्माण से वह इमारत अत्यधिक आकर्षक हो गई और उसका प्रबंधन भी बहुत लोकप्रिय हुआ। इस शानदार परिणामों से बनी उसकी साख ने अन्य अपार्टमेंट हाउस का स्वामित्व रखने वाली बीमा कंपनी का ध्यान आकर्षित किया और कंपनी ने उसके सामने वेतन व लाभ प्रतिशत आधार पर कार्य करने का प्रस्ताव रखा। पूंजी बढ़ने के साथ ही उसके अपार्टमेंट हाउस खरीदने के अवसर भी बढ़ते गए। और इस धन चेतना से संपन्न महिला के बारे में जब मैंने आखिर बार सुना, तब उसने न केवल अपने शहर में बल्कि पास के बीच रिसोर्ट में भी अपार्टमेंट हाउस खरीद लिए थे। वाह! इससे पहले वह केवल गर्मियों के दिनों में चलते थे, अब वह इसे ग्राहकों के लिए साल भर चलाती है। लंबे समय तक मैंने देखा कि जिस व्यक्ति के पास काम करने का विचार हो, उस
उसे अपने लिए धन जुटाने में अधिक परेशानी नहीं होती। यस, कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है। जो उसने सलाह दे रही थी तो उसके एप्लीकेशन से वो चीज़ें होती जा रही थी उनकी। तो काफ़ी अच्छी सलाह है और ऐसे माइंडसेट होना चाहिए लोगों का। हालांकि दूसरों को अपने विचार पर विश्वास दिलाकर पूंजी जुटाने के पूर्व उन्हें खुद को अपने इस विचार पर विश्वास होना चाहिए। एट द एंड आप कितना ही सुन लो, कितनी ही सक्सेस स्टोरी सुन लो, आपके अंदर अभी भी वो विश्वास है या नहीं है, ये चीज़ मैटर करती है सबसे ज़्यादा। यदि आप भी अपना व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो इस पर विचार करते हुए इस विश्वास के विज्ञान का प्रयास करें। इससे आपको वह व्यक्ति मिल जाएगा जो धन से आपकी सहायता कर सके। चीज़ें खुद ब खुद आएगी, बिलीव तो करो, माइंड स्टफ में डालो तो सुझाव शक्ति है। इस इंटेंशन को डालकर उस शक्ति पर भरोसा तो करो, सरेंडर, समर्पण, ये चीज़ें तो लाओ अपने अंदर। कब चीज़ें होने लगेगी आपको भी नहीं पता चलेगा। बाकी प्रश्न उठाने वाले बहुत सारे प्रश्न उठा देंगे, ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है। वो 3D से कनेक्टेड पीपल है जो अभी लोअर फ्रिक्वेंसीज में जी रहे हैं। बाकी जो इस पे बिलीव कर रहे हैं वो बढ़ते जाते हैं, हायर फ्रिक्वेंसी, हायर डायमेंशंस की तरफ बढ़ते जाते हैं। 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, वो हायरली बढ़ते रहते हैं। तो जो आपका सोल कंटेंट आ रहा है उसको लेते जाओ। आपको अंदर से ही लगेगा कि हाँ यार, यही चीज़ तो मुझे लाइफ में चाहिए थी, यही चीज़ तो मुझे सीखनी थी, और अब आप सीख ली। आप इसको एप्लीकेशन करना स्टार्ट करो, कर्म करना स्टार्ट करो इस चीज़ों पर। अच्छा भाग्य एक दिन में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यह पैसों के रूप में उन लोगों के पास आता है जिसके पास ये पहले से हो या उन्हें कमा या बचा सके। लेकिन भविष्य को सुरक्षित रखने की कवायद में आपको अपने मन या ऊर्जा को सक्रिय रखना होगा। एक्टिव रहो यार अपने अंदर की पावर के लिए एक्टिव रहो, सक्रिय रहो। यह अवश्य आएगा, बस विश्वास की जादू का उपयोग करें, बिलीव करें हर चीज पर। एक और उदाहरण है, चलिए एक और उदाहरण पढ़ते हैं। क्या चीज़ है, महिला की वो स्टोरी तो सच में काफ़ी लाजवाब थी, मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। जहां इस विज्ञान का उपयोग करने से शीघ्र सफलता हासिल हो सकी और वह भी 10 वर्षों के भीतर। आइए पढ़ते हैं क्या स्टोरी है। एक नुक्कड़ का दावा एक नुक्कड़ का दवा विक्रेता दिवालिया हो गया। ओके, उसका सजो सामान धनवान भूस्वामी ने रख लिया और अधिकांश माल एक थोक दवा विक्रेता ने खरीद लिया। यानी सब कुछ चला गया था उसका। एक युवा दवा विक्रेता ने उस जगह के बारे में सुना, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। आखिरकार थोक दवा विक्रेता और भूस्वामी एक साथ आए और युवक को उन दिनों से मदद मिल गई। अपनी जगह को किराए पर उठाने को उत्सुक भूस्वामी थोक विक्रेता की आवश्यकता गारंटी पर युवक को कुछ महीनों के लिए धन देने की को राजी हो गया। दुकान फिर खुल गई, युवक की पत्नी उसकी सहायता करने लगी और उनका व्यापार चल गया। तो पैसों के रूप में उन लोगों के पास आते जिनके पास वो पहले से हो। तो मतलब कि सॉरी, इस विज्ञान के उपयोग करने से शीघ्र सफलता हो सकती है 10 वर्षों के भीतर भी। तो जितना आप बिलीव करोगे, विश्वास की जादू का उपयोग करोगे, तो कितनी कम समय में उनको सफलता मिल गई। वह युवा दवा विक्रेता लंबे समय से ऐसा कार्य करना चाहता था, उसके अनुसार लोगों की मदद करना था, लेकिन उनके पास इसके लिए आवश्यक पूंजी कभी नहीं थी। एक दिन उसने बिल्डिंग्स के मालिक से इस बारे में बात करने का फैसला किया। चूंकि उसे अपनी योजना पर भरोसा था, इसलिए उसे भूस्वामी को विश्वास दिलाने में कोई कठिनाई नहीं हुई, जिसने शुरुआत में युवक के लिए कंपनी स्थापित करने पर $5,000 लगाए। कई महीनों तक इसकी तैयारी शाम को स्टोर बंद हो जाने के बाद दवा विक्रेता के लिए किराए के भूगृह में जारी रही। लोग उसे अधिक मात्रा में खरीदने लगे और व्यापार विस्तार लेने लगा। वह सारे देश में फैल गया। ओ माय गॉड! कुछ ही वर्षों में भूस्वामी के पैसे न केवल पूरे चुका दिए, बल्कि उसने मुझे बताया कि उसे $50,000 से भी अधिक का लाभ हुआ। आज उस युवक की सालाना आय $1,00,000 से भी अधिक है। उसने वह उसकी कंपनी ने वह जगह खरीद ली जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। वाओ! ये भी एक अमेजिंग स्टोरी है। बाकी आगे बढ़ने का माइंडसेट है तो आगे बढ़ने वाली चीज़ें भी आ जाती हैं। माइंडसेट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, सुझाव अच्छे होने चाहिए, और जो सुझाव दोगे वो चीज़ तो आएगी ही आएगी डेफिनेटली। मुझे तो कोई डाउट नहीं है, मैं तो अपनी लर्निंग को बढ़ा रही हूँ।
कथित मंदी के मध्यकाल में मुझे एक और व्यक्ति ने अद्भुत कहानी सुनाई, एक और स्टोरी। चलिए एक्साइटेड हो जाइए और बताइए अभी की ये 2 स्टोरीज़ आपको कैसी लगी। बाकी आगे देखते हैं इनकी एक और स्टोरी। उसने सारा जीवन अधिकांशतः क्लर्क की नौकरी की थी, ओके, लेकिन एक दिन उसे पीए पैरोल की नौकरी मिल गई। समस्या को काबू करने में मदद हेतु उसकी पत्नी एक ऐसे धार्मिक संगठन के साथ काम करने लगी जो अपने सभी सदस्यों को दशांश सिद्धांत अर्थात अपनी आय का दशमांश दान करने के लिए जोर देता था। वाओ! एक रात वह महिला अपने पति को भी अपने साथ गिरजाघर ले गई और फिर जैसा कि उसने मुझे बताया, मुझे अचानक कुछ याद आया। घर वापस लौटने पर एक चीज ने मुझे एक पुराना फॉर्मूला खोजने की प्रेरणा मिली, जिसे मेरे पति एक ऐसा लोशन बनाने में उपयोग करते थे जो सभी नाई की दुकानों व ब्यूटी पार्लरों में उपयोग हो सकता था। फॉर्मूला मिल जाने के बाद वह कबाड़ी व पुराने सामानों की दुकान पर गया और वहां से पुरानी बोतलें घर ले आया और उन्हें साफ कर लिया। यही उसके उत्पाद की पहली बोतल थी। वह व्यक्ति स्वयं नाई की एक दुकान से दूसरी दुकान और एक पार्लर से दूसरे पार्लर गया। तो जब इंटेंशन होती है ना, सुझाव और क्लैरिटी होती है, तो आपको मेहनत मेहनत नहीं लगती, आपके अंदर से वो खुद पावर आती है कि यार मैं ये एक्शन लूँ, मैं ये कर्म करूँ। तो वही कर रहा है, एक पार्लर से दूसरे पार्लर, एक नाई की दुकान से, तो वो मेहनत हो पा रही है यार। उसकी कहानी इतनी अविश्वसनीय होती थी कि कुछ ही समय बाद उसने अपनी WUPA की नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का संयंत्र स्थापित कर लिया। उसे पूरा विश्वास था कि उसके सौभाग्य का कारण दशांश सिद्धांत है, यानी डोनेशन। डोनेशन में भी बहुत पावर है, सच्चे मन से करो तो। ये नहीं कि डोनेशन मुझे करना चाहिए कि फ़ायदा मिलेगा, बट एक सच्चा भाव कि यार परमात्मा ने दिया है, सेवा में लगाना है, एक भाव होना चाहिए सुंदर सा। क्योंकि उसे यह विचार वहीं से आया और एक ये थोड़ा माइंडसेट भी, यहाँ पे विश्वास भी बन गया था। उसका उत्पाद देश भर में विख्यात हुआ, लेकिन अब उसकी सप्लाई का वह व्यक्ति स्वयं नहीं करता था, बल्कि थोक विक्रेता करते थे। साथ ही उसका अपना विक्रय संस्थान भी था। यह विश्वास के जादू का एक और उदाहरण है। बहुत अच्छी स्टोरी थी ये भी। हजारों लोग विशेष रूप से मॉर्मन दशांश के सिद्धांत पर गहरा विश्वास रखते हैं। तो ये डोनेशन की बिलीव जितना करोगे, मतलब एक बिलीव भी जुड़ गया इस पे कि मैं करूँगी तो अच्छा ही होगा, तो ऐसे भी कर सकते हो, बट एक सच्चे भाव से करके देखो, क्योंकि ये परमात्मा से, वो सीधा परमात्मा से और ज़्यादा कनेक्शन बनाती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो सच में काफ़ी एक सुकून मिलता है लाइफ में। और हमारे एक महान उद्योगपति जो अपने संस्थान व बाहरी लोगों को धर्म का उपदेश देते हैं, वे दशांश को अपनी सफलता का कारण मानते हैं। एक और व्यक्ति जो बेकिंग मशीनों व उपकरणों की बिक्री में अत्यधिक सफल है, अपनी सफलता का पूरा श्रेय दशांश को देते हैं। मैं नहीं कह सकता कि अपनी आय का 10वां भाग किसी गिरजाघर या किसी धार्मिक या धर्मार्थ स्थान को देने का इन निजी सफलताओं में कुछ लेन देन है या नहीं, लेकिन यह बात निश्चित है कि इन दशांशवादियों को अपनी प्रथा पर पूरा विश्वास है कि हम ऐसा करेंगे तो ये होगा ही होगा। इसलिए इस बुक का नाम ही है द मैजिक ऑफ बिलीविंग। जिस पे आप विश्वास करोगे वो चीज़ आपके लिए काम करेगी ही करेगी। और यह कौन कह सकता है कि इससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो फायदे सबको हो रहे थे, तो विश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस भौतिक जगत में सभी कुछ पहले विचार के रूप में होता है। यह किसी के मन की सोच होती है और कोई वस्तु बेच रहा व्यक्ति दरअसल एक विचार बेच रहा होता है। कोई वस्तु बेच रहा व्यक्ति दरअसल एक विचार बेच रहा होता है। उसको रियलिटी बन जाती जब हम सोचते हैं और देन उसकी सेलिंग करते हैं। तो मस्त लाइन है एकदम। यदि वह एक मशीन है तो यह मशीन क्या करती है, यदि निर्माण सामग्री है तो उसे कैसे उपयोग किया जाता है, यदि खाने की वस्तुएं कितनी पोषक व स्वादिष्ट हो सकती है आदि। प्रत्येक व्यवसाय, प्रत्येक सौभाग्य किसी विचार से जन्मा है। यह किसी की कल्पना या फिर उसके अनुसार कार्य करता है। वर्षों में मैं जैंडन निटिंग मिल्स की प्रगति देख रहा हूँ, जो विख्यात जैंडन स्विमिंग सूट के निर्माता है। मैंने इस निर्माण
इकाई को लगभग शून्य से पूरे संसार में फैले संगठन के रूप में देखा है, जिसकी सफलता की कहानी इसके प्रतिद्वंदी होरोटिया एल्गर भी सुनते हैं। ये कुछ लोग हैं, तो वही एक और थोड़ी चीजें सक्सेस स्टोरी है। मैं अब कंपनी के अध्यक्ष व बोर्ड के चेयरमैन जे जैटवोर के साथ इस विज्ञान पर कई बार चर्चा कर चुका हूँ और उसकी उनकी अनुमति से मैं इस पत्र से उद्धरण दे रहा हूँ जो उन्होंने मुझे लिखा था। तो आइए उस पत्र में क्या लिखा था वो पढ़ते हैं। जैसे आपने कहा, कुछ लोगों में ऐसी अनिर्वचनीय वस्तु होती है जो उन्हें सफल व सुखी जीवन की ओर आगे बढ़ाती है, जबकि अन्य लोग जो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उनके चरित्र में कुछ ऐसा नहीं होता जो उन्हें सफल व संतुष्ट बना सके। मैंने कभी भी योजनाबद्ध ढंग से ऐसी अनिर्वचनीय भावना को विकसित करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन मेरे भीतर विश्वास का विकास मेरे माता पिता ने और विशेष रूप से मेरी माँ ने करवाया। हमारे परिवार में 4 युवा थे, 3 लड़के और 1 लड़की, यानी 4 भाई बहन थे वो टोटल। वे हमारे मैं ऐसा नहीं कर सकता या मैं वह नहीं कर सकता कहने का यह कहते हुए पुरजोर विरोध करती थी कि हम वह हर काम कर सकते हैं जो कोई और कर सकता है, और किसी कार्य को सिद्ध करने में जो भी कुछ आवश्यक है वह कर सकते हैं, और तब तक कर सकते हैं जब तक उसमें सिद्धहस्त ना हो जाए, और तब तक हम उससे भी बड़ा काम हाथ में ले सकते हैं और किसी काम से सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हट सकते कि वह बड़ा है या महत्वपूर्ण है। वह हमारे किसी भी चीज को लेकर शिकायत करने या बड़बड़ाने की प्रवृत्ति का निरंतर विरोध करती। तो ये उनकी माँ की सीख है जो उन्होंने बचपन से ही सुनी थी। हमारा रुख शिकायती होने पर वे कहती, बड़बड़ाने की जगह ये सोचो कि इस शानदार संसार में रहना कितना बड़ा अवसर है। तो अगर भी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो यार इस टाइप की थिंकिंग लाना स्टार्ट करो, विश्वास बढ़ेगा। इन चीज़ों पे जब बिलीव करोगे ना तो अच्छी चीज़ें ही आएगी। तो बड़बड़ाओ मत, हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी है, कुछ लर्निंग दे रही है, कुछ सिखा रही है, लाइफ को अच्छा बना रही है, इन चीज़ों पे विश्वास करना स्टार्ट करो। शिकायत करने की जगह आशावादी रहते हुए मुस्कुराएं, और जो आशीर्वाद हो हाथ में है उसका आनंद ले, यानी जितनी चीज़ें मिली है उसका आनंद ले। बहुत चीज़ें हैं, कुछ बस डिज़ायर कंप्लीट नहीं है तो, या थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि शिकायतें करते रहो करते रहो करते, नहीं। बी ग्रेटफुल, जितना है उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करो। जितना आप ग्रेटिट्यूड दोगे उतनी और चीज़ें अच्छी अच्छी आएगी, कि भगवान समझ जाते कि मेरा बच्चा अब, मतलब उसको वैल्यू है कि इतना मिलने पर वो इस भाव से जुड़ा हुआ है तो और इसको दिया जाए। तो एक ये शक्ति भी काम करती है, जितना आप कृतज्ञता दोगे उतने ही कृतज्ञता वाली चीज़ें आपके पास आएगी। और बाकी इसको एक विश्वास मान के इस पे काम करना स्टार्ट कीजिए, आपके लिए हर चीज़ काम करेगी ही करेगी। हमारे परिवार में 4 युवा थे, 3 लड़के और 1 लड़की। हम हमेशा, अभी और वो लेख में क्या लिखा था वही लेख चल रहा है। हम हमेशा असाधारण रूप से खुश रहते और इसे अपने माता पिता की प्रशिक्षण की देन मानता हूँ। माँ हमें निरंतर प्रशिक्षण करती रहती और पिता पुष्टि करते हुए अक्सर कहते, हमेशा अच्छी चीज़ों की ओर देखें, ना कि बुरी चीज़ों की ओर। ये सब चीज़ें तो हमें भी अपने बिहेवियर में लानी ही चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसे प्रभाव लेने जितना सौभाग्यशाली ना हो तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति का यह दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए अत्यधिक आत्म अनुशासन और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे आप स्पष्ट रूप से समझा सके कि वह किस तरह जीवन का भरपूर उपयोग करे, हालत चाहे जैसे भी हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके विज्ञान का इस्तेमाल करना उनके लिए मूल्यवान साबित होगा। तो ये एक पूरा लेख था जिन्होंने बहुत सारी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी है, टीचिंग्स दिया है, जिसको हर किसी को अप्लाई करना चाहिए। और पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है, अगर आप कोई पेरेंट्स और वो सुन रहे हैं तो यार अपने बच्चों को बहुत ऐसे उनको बोलो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप जो चाहते हो आपको मिलता ही मिलता है, परमात्मा सब देते हैं। आप जो अच्छा लग रहा है उस चीज़ को समझो, अपने आप को समझो, विश्वास करो, तुम कर सकते, इस टाइप की उनको वो करना चाहिए। उनको कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए तुमसे तो कुछ नहीं हो सकेगा, वो बच्चे अच्छे हैं, कंपैरिजन वगैरह या लोअर फ्रिक्वेंसी वाली कोई भी चीज़ उनके साथ या नहीं करो। सब एक्सपीरियंस करने आए, सब अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग भोगेंगे ही भोगेंगे, वो लाइफ जिएंगे ही जिएंगे। तो फ्री हो जाओ यार, हर चीज़ में फ्री।
लोगों को अच्छा देना स्टार्ट करो, अच्छी थिंकिंग बनाना स्टार्ट करो, अच्छी चीज़ों पे विश्वास करना स्टार्ट करो। और बच्चों को तो स्टार्टिंग से इन चीज़ों से जोड़ना चाहिए। बट आज हमारी इतना हम परमात्मा से दूर हो गए, इतना हम नेगेटिविटी से भर गए हैं, 3D इल्यूशंस में फंसे हुए हैं। यानी कि ऐसे होता है, लोग इतना कुछ कहते हैं ना कि तुम्हारा तो भला ही नहीं हो सकता है, पैसे कमाना मुश्किल है, इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। ऐसे नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। भाई जैसा आप चाहते हो वैसा करो, सब आता है, सब कुछ आता है। बस किसी को इससे दुख ना हो और किसी को इससे हानि ना हो। बाकी अपनी लाइफ एंजॉय करना स्टार्ट करो यार। जब आप अपनी केयर करोगे तो खुद वो भाव आएगा कि मुझे हर हर मतलब ऐसा कोई कार्य ही नहीं करना है जो नेगेटिव हो या दूसरों को उसकी जर्नी को इफ़ेक्ट करे। आपको अपनी जर्नी फ्रीली जीनी है, अच्छी चीज़ों पे बिलीव करके अपना कंटेंट सीखो, जो चीज़ अच्छी आ रही है उसको ग्रैब्स करो, अप्लाई करो और आगे बढ़ो। आगे रीड करते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं। आज के आधुनिक जगत में प्रतियोगिता असामान्य रूप से बढ़ गई है। स्वाभाविक है, जो व्यक्ति इन हालात के लिए जितना अच्छा तैयार होगा उसकी स्थिति उतनी ही बेहतर होगी। मेरा यह अर्थ कतई नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ इस विश्वास के विज्ञान का उपयोग कर बिना प्रशिक्षण व अनुभव के किसी औद्योगिक संयंत्र में नौकरी हासिल कर तुरंत ही एक बड़े संस्थान का शासन संभाल सकता है। भाई कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा ना। उसमें आप बस हो जाए 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 ऐसे कहोगे तो भाई दिक्कतें तो फेस करोगे ना। पूरी तरीके से चीज़ों को समझ नहीं रहे हो कि चीज़ कह क्या रही है और अपना माइंड सेट चला रहे हो, ऐसे हो जाए हो जाए हो जाए और नहीं होता है तो चीज़ों को ब्लेम करना स्टार्ट करते हो। फेक है, सब कुछ फेक है, कुछ रियल नहीं होता है, बकवास है। वो पर्सन बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो अगर चीज़ें नहीं हो रही है तो डीपली समझो कि मिस आउट क्या हो रहा है, क्या चीज़ को आप नहीं कर रहे हो अभी तक अप्लाई। ऐसा करने वाले हो सकते हैं लेकिन यह अपवाद है और इनकी संख्या भी अधिक नहीं है। चीज़ें क्रमानुसार होती है। आज विश्वास किया, फिर कुछ और, फिर कुछ और लर्निंग, कुछ और लर्निंग, फिर थोड़ा काम होगा, थोड़ा काम होगा, फिर पूरा काम हो जाएगा। कर्म अनुसार होगी सारी चीज़ें। यदि व्यक्ति को लगता है कि वह और अच्छी नौकरी के काबिल है और वह अपने को उसके योग्य मानता है तो इस विज्ञान का उपयोग करके उसे वह उससे भी अधिक बेहतर नौकरी दिलवा सकता है। एक बार किसी विख्यात अधिकारी ने मुझे कहा था, नौकरी पाने के इच्छुक अधिकांश लोगों के साथ मैंने यह समस्या देखी कि वे अपने आप में इतने लीन रहते कि वे अपने संभावित नियोक्ता को इस तरह आकर्षित करने का कतई प्रयास नहीं करते जिससे वह उन्हें मदद मिल सके। वे इस तथ्य को सर्वदा नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरा व्यक्ति उनमें सिर्फ उस हद तक दिलचस्पी रखता है जितना आप उनकी मदद कर सकते हो। कुछ पाठकों को यह निष्ठुर रवैया लग सकता है लेकिन प्रतियोगिता के जगत में आपको लाभ एक वास्तविकता है जिसका सामना नौकरी पाने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। थोड़ा वो एक्शंस वगैरह की उसमें आ जाता है तो ये तो थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को आप हैंडल करना सीखोगे तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी ही आएगी। एक पुरानी कहावत है, यदि आप अपने विचारों पर नहीं चलेंगे तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे चलेंगे जो अपने विचारों पर चल रहा है। एक बार और सुनिए इस चीज़ को। एक पुरानी कहावत है, यदि आप अपने विचारों पर नहीं चलेंगे तो आप एक ऐसे व्यक्ति के पीछे चलेंगे जो अपने विचारों पर चल रहा है। तो यार अपनी लाइफ अपनी जर्नी स्टार्ट करो। दूसरों से इंस्पायर मोटिवेशन एक हद तक ठीक है बट उन्हीं की तरह चाल ढाल ऐसे बन जाओ, ये हो जाए ये हो जाए, उसकी तरह धन मिल जाए, उसकी तरह ये हो जाए, उसकी तरह पेपर पास हो जाए। भाई रुक जाओ, उनके विचारों पे नहीं चलना है। अपनी जर्नी आपकी जर्नी है, आपकी जर्नी आपकी जर्नी है। आपके विचारों को अच्छा क्रिएट करो और आप जैसा चाहते हो अंदर से वैसा जीवन जीना स्टार्ट करो। यह अर्थ बिल्कुल वही है जो कहा गया है। यह एक नेता या अनुयायी के बीच का अंतर दर्शाता है। जो लोग स्वयं विचार ना करते हुए अपनी रचनात्मक क्षमताओं का उपयोग करते हैं वे हमेशा उन लोगों के आदेशों पर चलते हैं जो उनका उपयोग करते हैं। जब तक आप स्वयं सोचने की इच्छा उत्पन्न नहीं करते आपका शारीरिक श्रम करना ही होगा और इसका मतलब है कि आपको अपने काम की कम कीमत मिलेगी। जब तक आप जितना आप बिलीव करोगे मिलेगा तो उतना ही भाई। आप जैसा चाहो, आप जैसे हो अभी वैसा ही आपको मिल रहा है तो देखो आप कैसे हो और कैसा मिल रहा है। और ट्रूली अपने आप से जुड़ो कि व्हाट यू वांट रियली।
आपको सुझाव कैसे देने हैं, आपकी रियल इच्छा क्या है, आपको लाइफ में क्या-क्या चाहिए, थोड़ा चिंतन करो यार, बैठना स्टार्ट करो अपने साथ। इसलिए उस नौकरी की कल्पना करें जो आप चाहते हैं, अपने कार्ड्स और निरंतर अभिकथन का तब तक उपयोग करें जब तक अपने लक्ष्यों के प्रति आपका विश्वास आपका महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं बन जाता और आप इसे अपने रक्त और अपनी हड्डियों, अपने शरीर के प्रत्येक तंतु में महसूस ना करने लगे। अपने आप को सच में वह सब कुछ करते हुए देखें जिसकी आप कल्पना करते हैं और सब हो जाएगा, क्योंकि जो भी विचार निरंतर व लगातार बना रहता है, कभी ना कभी उसी तरह कार्यान्वित भी हो जाता है, यानी वो रियलिटी बन जाती है। सभी लोग कभी ना कभी छुट्टियों मनाने के लिए यात्रा पर अवश्य गए होंगे। क्या आपने एक क्षण रुककर इससे जुड़ी मानसिक प्रक्रिया का विश्लेषण किया है? क्या हो सकती है वो मानसिक प्रक्रिया? सबसे पहले आपको यात्रा का विचार आता है, तब आप यह फैसला करते हैं कि कहाँ जाना है। शीघ्र ही आप खुद के पहाड़ों में, समुद्र तट पर या किसी नए शहर में होने की कल्पना करते हैं। छुट्टियों में वैसा ही होता है जैसा आपने योजना बनाई थी, क्योंकि आप अपने को यह सब करते हुए उस समय देख चुके थे। तो भाई अपने अंदर अवेयरनेस लाओ कि सच में यार आप ऐसा करते हो, कोई ऐसे ही बस प्लान बना और ऐसे ही नहीं चले जा। कभी ना वो आपने सोचा होता है कि मैं ऐसे जाऊंगा, इतने मंथ की छुट्टियां मिलेगी, इतने दिनों की छुट्टियां मिलेगी और मैं ये करके आऊंगा, वो चीज़ आप डिसाइड कर लेते हो, फिर वो चीज़ हो ही जाती है। जब यात्रा वास्तव में हुई भी नहीं होती थी। क्या इससे ये बात कुछ साफ हुई? आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, बस इसी सिद्धांत को लागू करें, आपको परिणाम में हर बार सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपको कार्ड वाली युक्ति तो याद होगी। कार्ड बनाने थे अपनी ड्रीम्स के अकॉर्डिंग, पिक्चर्स निकाल के उनको देखना था और हर जगह ऐसे लगा लो जहाँ पे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा नज़र जाती हो, तो वो चीज़ हो रियलिटी बन जाएगी, बिलीव करोगे तो इससे। जिसे मैंने विस्तार सहित बताया था। एक और युक्ति बताने से पहले, जिसे मैं दर्पण तकनीक कहता हूँ, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस वास्तव में अद्भुत चीज़ को मैंने कैसे खोजा और किस तरह इसका उपयोग किया जाए, जिससे यह शीघ्र व अधिक प्रभावकारी परिणाम दे सके। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और इन्होंने कैसे खोजा और दर्पण तकनीक इन्होंने क्या बोला है, इनके अनुसार क्या है दर्पण तकनीक, देखते हैं। कई साल पहले मैं एक बेहद अमीर व्यक्ति का मेहमान था जिसके पास बहुत सी आर मशीनों का पेटेंट था, यानी उन्हीं के नाम पे चलेगी वो। उन्होंने बहुत से समाचार पत्रों, प्रकाशकों, बैंकरों और औद्योगिक प्रमुखों को एक मशहूर होटल के अपने कमरे में पीसने के कार्य संबंधी अपनी नई पद्धति के बारे में बताने के लिए बुलाया था। शराब पानी की तरह वह बह रही थी। जल्द ही मेजबान खुद ही मदहोश हो गया। रात का भोजन परोसे जाने से पहले मैंने देखा कि लड़खड़ाते हुए अपने शयनकक्ष में जा रहे हैं। एकाएक अपने को ड्रेसिंग टेबल की ओर खींचने लगे। उनकी मदद करने की मंशा से मैं उनके पीछे-पीछे उनके कमरे के दरवाजे तक पहुँचा। वहाँ पहुँचने पर मैंने देखा कि उन्होंने दोनों हाथों से ड्रेसिंग टेबल का शीर्ष भाग पकड़ रखा है और वह शीशे में ताक रहे हैं। कभी ना कभी शराबी व्यक्ति को की तरह कुछ बुदबुदाते हैं, बड़बड़ाते हैं। कुछ ही समय में उनके शब्द स्पष्ट होने लगे और मैं ध्यान से देखने के लिए कुछ आगे बढ़ गया। मैंने उन्हें कहते सुना, जॉन शरारती लड़के, तुम बेहद चालाक हो। वह तुम्हें नशे में लाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तुमने उन्हें मूर्ख ही बना दिया। तुम होश में हो, बिल्कुल होश में हो। यह तुम्हारी पार्टी है और तुम्हें होश में ही रहना होगा। वो बोल रहे थे अपने आप को देखते हुए। इन शब्दों को दोहराते हुए लगातार दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखे जा रहे थे। मुझे उनमें रूपांतरण होता दिखाई देने लगा। वे सीधे खड़े हो गए, उनके चेहरे की मांसपेशियां कठोर होने लगी और उनका शराबी अंदाज गायब हो गया। इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ 5 मिनट लगे। एक पत्रकार और पुलिस रिपोर्टर के तौर पर काम करते हुए मैंने बहुत से शराबियों को देखा था, लेकिन ऐसा शीघ्र बदलाव कभी नहीं देखा था। अपने उन्हें देखने की बात पता लगे बिना मैं शौचालय की ओर बढ़ गया। जब मैं वापस भोजन कक्ष में पहुंचा तो मुझे अपने मेजबान सामने बैठे दिखाई दिए। हालांकि उनके चेहरे पर अभी भी थोड़ा पसीना था, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह होश में लग रहे थे। भोजन समाप्त होने पर उन्होंने अपनी नई योजना की बेहद नाटकीय व विश्वसनीय तस्वीर पेश की। इसके कुछ ही समय बाद मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति को और अच्छी तरह समझ सका।
तब मैं उस प्रत्यक्ष रूप से नशे में धुत व्यक्ति के शांत और संयमी मेजबान में रूपांतरण से बड़े विज्ञान को समझ सका। तो भाई कितनी अमेजिंग है, जब आप अपने आप से जुड़े रहते हो, अपने लिए अवेयर रहते हो, तो हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है। ये चीज़ बहुत अलग लोगों ने भी बताया है, बट एक्सपीरियंस ऐसा था कि इन्होंने खुद से क्विकली वो किया। इन्होंने कहीं से पढ़ा नहीं कि दर्पण टेक्निक होती है, इनके मन से खुद आया ये भाव। इन्होंने इतने अवेयर थे, अपने आप से जुड़े हुए थे, और ये चीज़ इन्होंने एक नई चीज़ इसमें बता दी। तो भाई एट द एंड सच में यार अपने आप से जुड़ना है, सच में अपने आप से जुड़ना है। मैंने ये दर्पण तकनीक हज़ारों लोगों को सिखाई, जिसमें से कुछ को तो असाधारण परिणाम मिले। बीते वर्षों में बहुत से लोग अपनी समस्याओं के लिए मेरी मदद लेने आए। आश्चर्यजनक रूप से उसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी, और वस्तुतः उनमें से हर एक ने अपनी कहानी की शुरुआत रोते हुए की। मैंने सबसे पहले उनके सामने एक आदमकद शीशा खड़ा किया और उन्होंने उन्हें अपने आप को अच्छी तरह देखने को कहा। मैं उन्हें अपनी आंखों में देखकर यह बताने को कहता कि उनमें उन्हें क्या दिखाई देता है, बोधू बच्चा या साहसी लड़का। शीघ्र ही उनका रोना बंद हो गया, और इससे मुझे विश्वास हो गया कि कोई भी महिला दर्पण में खुद को रोते हुए नहीं देख सकती। यह गर्व हो अ, भोदू बच्चा या साहसी लड़ाका। शीघ्र ही उनका रोना बंद हो जाता, और इससे मुझे विश्वास हो गया कि कोई भी महिला दर्पण में खुद को रोते हुए नहीं देख सकती। यह गर्व हो, शर्म हो या निश्चयात्मकता, कुछ भी हो, उनको कमजोर करने वाले विचार को रोक देता, और इसके परिणाम स्वरूप उनके आंसू बहने बंद हो जाते। तो भाई यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ा सा पॉइंट आउट करनी चाहूँगी, अगर रोना आ रहा है, आंसू निकल रहे हैं, तो भाई एक बार उन आंसुओं को रोकर उस दर्द को फील करके निकाल दो। वो वैसे ही आगे नहीं आएगा, तो उस चीज़ को हील कर लो आप यहाँ पे, उन चीज़ों को रोको नहीं। बाकी पॉजिटिविटी दिखाओ, अच्छे शीशे के सामने खड़े होके बोलो कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होगी। बट अगर आपको रोना आ रहा है, कोई ट्रॉमा याद आ रहा है, कोई पेन याद आ रहा है, दर्द याद आ रहा है, बचपन की बहुत तकलीफ़ वाली चीज़ें याद आ रही है, उन चीज़ों को हील करो, उससे एक्सेप्टेंस आएगी। देन वो चीज़ आपको वो पेन नहीं देगी, वो एनर्जी अंदर बनी हुई है ना पेन वाली, वो ऊपर आके रिलीज़ हो जाएगी, आंसुओं से निकल जाएगी, या कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा जब आप हीलिंग से जुड़ जाओगे। तो आप यहाँ पे हीलिंग को समझ सकते हो कि हीलिंग क्या है, इनर चाइल्ड हीलिंग क्या है, चक्रा हीलिंग क्या है, रेकी हीलिंग क्या है, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी मैं एकदम से बोल भी नहीं सकती हूँ। बट आप जब हीलिंग से जुड़ जाओगे, तो जो आपके लिए बेस्ट है वो चीज़ आपसे जुड़ जाएगी, या आपको खुद ही समझ में आने लगेगी, या आपके सामने चीज़ें आने लगेगी, या आपका माइंड में वो खुद ही डाउनलोड्स होने लगेंगे कि ऐसे होता है, ये होता है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। तो बढ़ो भाई अपने अपने साथ इन चीज़ों को थोड़ा समझते हुए। बहुत से महान वक्ताओं, उपदेशकों, अभिनेताओं और नेताओं ने इस दर्पण तकनीक का उपयोग किया है। ड्रू पियर्सन के अनुसार विस्टल चर्चिल ने दर्पण के में अभ्यास किए बिना कभी कोई महत्वपूर्ण भाषण नहीं दिया। ये कोई व्यक्ति है, तो उन्होंने कभी भी ऐसे कोई भाषण नहीं दिया, पहले दर्पण में देखे अपने आप को देखा बोलते हुए करते हुए, तो भाषण में तैयार उन्होंने दर्पण में देख के किया। पियर्सन ने यह भी कहा कि वुडोरो विल्सन भी इसी तकनीक का उपयोग करते थे। मैं इसे वक्ता की अवचेतन मन शक्ति की सुपरचार्ज पद्धति कहता हूँ। इससे जब वह दर्शकों के सामने आता है, तो वह शक्ति प्रवाहित होकर श्रोताओं को प्रभावित करती है। भाषण देने से पहले इनके अभ्यास के दौरान दर्पण का उपयोग करते हुए आप अपने शब्दों, अपनी आवाज की गति या सामने बैठे दर्शकों की वह तस्वीर तैयार कर लेते हैं जो निकट भविष्य में वास्तविक तो होने वाली है। दर्पण में देखकर आप उस मानसिक कंपन को बढ़ा देते हैं, जिससे आपके शब्दों की शक्ति और वह अर्थ शीघ्र ही आपके दर्शकों के अवचेतन मन में प्रविष्ट कर जाता है। इस दर्पण तकनीक से बेहतरीन प्रचारकों की ताकत और व्यक्तिगत आकर्षण का संभावित संकेत मिल जाता है। मैं बिल सेंडे को उनके स्वर्णकाल से जानता हूँ, और उन्हें अक्सर उपदेश देते सुना था। लेकिन उन दिनों मैं इस माइंड स्टफ के बारे में बहुत कम या कुछ नहीं जानता था। तो एक अपना एक्सपीरियंस बता रहे, मैं यह देखकर हैरान रह जाता था कि किस तरह वे
और अन्य महान प्रचारक लोगों को इतना अधिक प्रभावित कर लेते हैं। हालाँकि अब हमारे पास सबूत है कि बिल सेंडे दर्पण तकनीक के उपयोग में माहिर थे। यह बात एरिक सेवेरिड ने सन 1946 में प्रकाशित अपनी पुस्तक नॉट सो वाइल्ड अ ड्रीम में बताई। श्रीमान सेवारीड बताते हैं कि किस तरह उन्होंने बतौर युवा पत्रकार बिली सेंडे का इंटरव्यू किया था। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मेरे मन में आ रही है यार, जो जिस चीज़ से आप जुड़ना चाहते हो ना किसी एक्सपीरियंस से वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाती है। या तो आप बुक रीड करके सीख जाओगे, या तो आप वीडियो देख के सीख जाओगे, या आपके माइंड में वो चीज़ खुद डाउनलोड हो जाएगी। तो बी अवेयर, बी इन प्रेजेंट मोमेंट। तो अब वो साक्षात्कार क्या था, थोड़ा सा वो दिया गया है, इसको रीड करते हैं। वे होटल के कमरे में थे। वे खिड़की के बाहर देख रहे थे। उनका एक पैर सील पर था और वे दोनों हाथों से ड्रेसिंग टेबल को मजबूती से पकड़कर व्याख्यान करते हुए दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहे थे। इससे पहले अमेरिका के सबसे उत्कृष्ट सेल्समैन ने विश्वास के विज्ञान को स्वीकार किया। उसने मुझे बताया कि वह कभी कोई महत्वपूर्ण सौदा वह दर्पण के आगे सेल्स प्रेजेंटेशन दिए बिना कभी नहीं करता था। वह बिक्री करने में अभूतपूर्व था। सभी से सेल्समैन यह उक्ति सुन चुके थे, यदि आप खुद को यकीन दिला सकते हो तो दूसरे को भी दिला सकते हो, जो मूलतः सत्य है। इतिहास के सभी बड़े आंदोलन, वे चाहे धार्मिक हो या सैन्य, की शुरुआत वह व्यक्ति करता है जिसे अपने कार्य में पूरी आस्था हो और उसे वह शक्ति मिलती है जिससे वह हजारों अन्यों को बदल पाता है। उत्साह संक्रमण होता है। यह जानने के लिए व्यक्ति का मनोविज्ञान का अध्येता होना आवश्यक नहीं, और मतलब इतना पूरा ही ऐसे ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। विश्वास करने की, हाँ आप कर सकते हो तो वो चीज़ आप कर सकते हो। उसके भीतर वह ज्वलंत हो, वह उसे अन्य लोगों से आसानी से संचारित कर लेते हैं। दर्पण तकनीक बहुत, अब बता रहे हैं कि दर्पण तकनीक बहुत आसान व प्रभावशाली पद्धति है जिसके द्वारा आप अपनी विक्रिय क्षमता में विश्वास को सशक्त बना सकते हैं, जिससे आपकी उत्साह की शक्ति भी गहन हो जाएगी। ओह, हीट कर रही है गाड़ी से थोड़ा सा क्योंकि धूप निकल आई है ना, बट इट्स ओके, हम अपना पूरा करते हैं। हमें पता हो या नहीं, हमें सभी कुछ ना कुछ सोच बेचने में संलग्नित है। वह समान ना हो तो हमारा व्यक्तित्व, सेवा या विचार कुछ भी हो सकता है, बल्कि सभी मानवीय रिश्ते भी किसी न किसी प्रकार के विक्रिया पर ही आधारित होते हैं। हम सभी यही करते हैं, फिर चाहे वह कानूनी रूप से हो, दूसरे को अपने सोचने के तरीके पर राजी करने का प्रयास हो, जहां मन मिलाना अनुबंध या समझौते का आधार बनता है। और यदि आप दूसरे को अपने जैसा सोचने के लिए नहीं मना पाते तो आप अधिक दूर तक नहीं जा सकते, लेकिन जब किसी महत्वपूर्ण मामले पर मन मिल जाता है तो बाकी सब आसान हो जाता है, और फिर बिंदुवार रेखा पर नाम लिखा जाना कुछ ही क्षणों की बात रह जाती है। जब इस पुस्तक में दिए विज्ञान के अनुसार विचार किया जाए तो दर्पण तकनीक ऐसी सिद्धि पद्धति बन जाती है जिसका उपयोग कर अवचेतन मन की महान शक्ति को उन लोगों पर कार्यरत किया जा सकता है जिनसे आप व्यवहार कर रहे हो। मंदी के दिनों में जिस दौरान मैं बहुत ही विक्रिय संस्थानों के साथ उनका व्यवसाय बढ़ाने के लिए काम कर रहा था, मैंने इस दर्पण पद्धति से कुछ शानदार परिणाम हासिल किए। मैंने पाई बेकिंग कंपनियों के ट्रकों में कुछ अंदर की तरफ दर्पण लगवाया, जिससे ड्राइवर व सेल्समैन जब भी सामान देने के लिए पिछला दरवाजा खोले तो उन्हें जो सबसे पहली चीज़ दिखाई दे वह दर्पण ही हो। मैं हमेशा प्रत्येक व्यक्ति से यही कहता कि किसी भी ग्राहक से बात करने से पूर्व यह तय कर ले कि उसे इस ग्राहक को कितनी पाई बेचनी है, और दर्पण में देखकर अपने आप से कहे कि मैं उस ग्राहक को इतनी पाई बेचूंगा। बच्चे आ रहे हैं भाई, शोर करेंगे, बंदी कर लेते हैं। एक ड्राइवर ने मुझे बताया कि वह एक रेस्टोरेंट की महिला स्वामी को कई महीनों से पाई बेचने का प्रयास कर रहा था। फिर उसने दर्पण तकनीक को आजमाने का फैसला किया। उस दिन वह उस महिला को 10 पाई बेच सका। जिस समय उसने मुझे यह कहानी बताई तब वह उस महिला को रोजाना औसतन 15 पाई बेच रहा था।
तो एक स्टोरीज़ बता रहे हैं, अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस की स्टोरीज़ बता रहे हैं। तो एट द एंड बिलीव ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ को, इस विचार को बेच रहे हैं, और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। दर्पण तकनीक को बीमा कंपनियों, वित्त संसदनों, रबर मिल्स, ऑटोमोबाइल्स एजेंसी, बिस्कुट निर्माण संयंत्रों और बहुत से अन्य संस्थानों के सेल्समैन एवं उत्पादन परिचालन बेहद प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। मेरे पुराने संस्थान में जहां हमें मुसीबत टालने के लिए पूर्णतः विपरीत कदम उठाने पड़े थे, मैंने सबसे पहले इस तकनीक का उपयोग करके उन्हें प्रत्येक ऑफिस के उस पिछले कक्ष में दर्पण लगवाया जहां सभी कर्मचारी अपने हैट या ओवरकोट रखते थे। वह ऐसा स्थान था जहां कक्ष में प्रवेश करने या निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वह दिखाई देता था। सबसे पहले मैंने वहां कागज की कुछ चिप्पियां चिपकाई, कार्ड्स चिपकाए कुछ लिखकर उस पे, जिन पर हम जीतेंगे। परिणाम मन के लिए कुछ भी असंभव, परिश्रमी मन के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हम में हिम्मत है, चलो यह साबित करें, चलो दुनिया को दिखा दे कि हम हार कर भागने वालों में से नहीं हैं। आज आप कितनी बिक्री करेंगे। और ऐसी ही अन्य महान बातें लिखी थी। हर सुबह एक नया नारा लिखा होता जिसका एकमात्र उद्देश्य अपने कर्मचारी को इस बात पर यकीन दिलवाना था कि वह ऐसी स्थिति में भी काम ला सकते हैं जब हमारी ही जैसी बाकी फर्में अपने काम चलाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। बाद में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए ऑफिस के मुख्य द्वार के साथ ही दूसरा दर्पण लगाया गया, जो किसी भी सेल्समैन के बाहर निकलते समय देखने वाली अंतिम बिंदु थी। इसके साथ ही मैंने सभी सेल्समैन व अधिकारियों के डेस्क पर रखे कैलेंडर के साथ ही एक दर्पण भी लगवाया। इससे चौंकाने वाली यह बात हुई कि मंदी के बुरे दौर में भी सेल्समैनों, और मेरा मतलब उन सभी से है, ने अपनी कमाई का तिगुना व चौगुना कर लिया। और तभी से उन्होंने अपनी यह प्रगति बनाए रखी। वे लोग जिनकी मानसिक आय अच्छे दिनों में भी कभी $300 को पार नहीं कर पाई थी, वह प्रतिमाह औसतन $1000 से भी अधिक कमा रहे थे। कितनी पावरफुल टेक्निक है भाई, कितना अच्छी बात है ये। सुनने में अविश्वसनीय होने पर भी यह सत्य है। मेरी फाइलों में ऐसे बहुत से अधिकारियों, सेल्समैनों व अन्य सब के पत्र मौजूद है जिन्होंने दर्पण के विचार को प्रभावकारी ढंग से परीक्षित किया। अब इस तकनीक की रूपरेखा बताता हूँ। तो आइए, अब फाइनली समझा रहे हैं कि हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दर्पण के सामने खड़े हो, उसका आदमकद होना जरूरी नहीं है, लेकिन वह इतना बड़ा होना चाहिए कि आप कम से कम अपनी कमर से ऊपर का पूरा हिस्सा देख सके। आप में से जो भी लोग सेना में रह चुके हैं वे सावधान की मुद्रा में आने का अर्थ समझते होंगे। बिल्कुल सीधे खड़े हो, एड़ियां मिली हो, पेट अंदर, छाती बाहर और सिर ऊंचा हो। यस, ऐसे साउंड, मतलब आई एम जस्ट किडिंग, बट अच्छा आइडिया ये। अब 2 या 3 बार तब तक गहरी सांसें भरे जब तक आपको शक्ति, ताकत, दृढ़ता का एहसास नहीं होता। Yes, I can complete this book easily and I am completing. इसके बाद अपनी आंखों की गहराई में देखें, अपने आप से कहें कि आप जो चाहते हैं वह आपको अवश्य मिलेगा। इसे बुलंद आवाज में इस तरह बोले कि आप अपने होठों को हिलाते और शब्द उच्चारित होते सुन सके। इतना भी तेज नहीं, बट आप सुन सके, ऐसे बोलना है। इसे अपनी नियमित दिनचर्या बना ले। एक बात बताती हूँ, यहाँ पे मेरी ये हैबिट बनी हुई है, मैं काफ़ी ऐसे मिरर टेक्निक वगैरह काफ़ी करती हूँ एंड इससे मुझे आत्मविश्वास बढ़ाने में काफ़ी सहायता मिली है, और भी चीज़ों में मुझे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई सक्सेस स्टोरी वीडियो मेरी भी आए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए एंड लिखिए यस यू वांट सक्सेस स्टोरी, माई सक्सेस स्टोरी, तो मैं उसको एक अलग वीडियो में पक्का बताऊँगी कि कैसे कैसे मेरी लाइफ में चेंजेस हुआ, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, और बहुत कुछ। अभी सस्पेंस ही रखते हैं। इसे दिन में कम से कम 2 बार सुबह या शाम को दोहराएं, इसके परिणाम आपको चकित कर देंगे। यस, आप इसमें और कुछ जोड़ते हुए दर्पण पर साबुन से अपनी मन मर्जी का कोई भी नारा या संकेत शब्द लिखें।
ये संकेत शब्द ऐसे हो जिसका आप पहले मानस दर्शन करें और बाद में वास्तविकता होते देखें। कुछ ही दिनों के भीतर आप में विश्वास की ऐसी भावना विकसित हो गई जिसके जिसके अपने भीतर उत्पन्न होने का आपको साहस भी नहीं हो रहा होगा। यानी आप मेडिटेशन रेगुलर नहीं कर रही तो आप लिख दो मैं मेडिटेशन रेगुलर करती हूँ, मैं मेडिटेशन रेगुलर करती हूँ और मुझे मेडिटेशन में काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और ये मेरा लाइफस्टाइल है और मुझे हर तरीके से मदद कर रहा है आगे बढ़ने में। थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से समथिंग आप कुछ भी मतलब कुछ भी आपके सुझाव, आपके जो अंदर की इच्छा है उसके अकॉर्डिंग तो क्लैरिटी लाइए, अपने आप को समझिए। यदि आप किसी अत्यधिक कठिन कार्य को शुरू करने की योजना बना रहे हो या ऐसे बॉस को साक्षात्कार देना है जिससे आप पहले से रहे हैं तो दर्पण तकनीक का उपयोग करें और ऐसा तब तक करते रहे जब तक बिना किसी घबराहट के समुचित प्रस्तुतिकरण ना दे सके। और यदि आपका भाषण देना हो तो इसका दर्पण के समक्ष अभ्यास कीजिए। मुद्राएं बनाएं, किसी तर्क को स्थापित करने के लिए मुट्ठी को अपनी हथेली पर मारे और अपने दिमाग में स्वाभाविक रूप से आने वाली मुद्राओं का अभ्यास करें। यस आई कैन डू, यू कैन डू, हम सब कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर सकते हो आप। दर्पण के सामने खड़े रहते हुए अपने आप से निरंतर कहते रहे कि आपको असाधारण सफलता मिलेगी और आपको इस दुनिया की कोई चीज नहीं रोक सकती। यस, ऐसा करना मूर्खतापूर्ण लग रहा है। याद रखिए, अवचेतन मन को प्रस्तावित प्रत्येक विचार आपके वास्तविक जीवन में बिल्कुल वैसा ही परिणाम प्रदान करेगा और आपका अवचेतन जितनी जल्दी इस विचार को समझ लेगा उतना ही जल्दी आपकी इच्छा शक्ति की तस्वीर बन सकेगी। निश्चित ही आपको अपने द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इन सभी उपकरणों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए क्योंकि हंसने वाले उस आपका मजाक उड़ा सकते हैं जिससे आपका आत्मविश्वास हिल जाएगा, विशेष रूप से तब जब आप इस विज्ञान का उपयोग करना आरंभ ही कर रहे हो। तो भाई पहले बिलीव स्ट्रॉन्ग कीजिए। अभी तो सिर्फ आपने सुना है, धीरे धीरे बिलीव होगा। ये नहीं है सुना और दूसरों को ज्ञान बांटना स्टार्ट कर दिया। अप्लाई करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। इतनी सक्सेस मिलेगी ना कि लोग खुद समझ जाएंगे कि भाई इसने ऐसे किया। आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। तो बताने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी इतना वेस्ट मत करो, बांटते मत रहो। अपने लिए सेल्फ सेंटर हो, अपने आप से चीज़ें शेयर करना स्टार्ट करो। तो अपनी एनर्जी की वैल्यू करो एट द एंड। यदि आप अधिकारी या सेल्स मैनेजर है और अपने समूचे संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने मातहतों को दर्पण तकनीक सिखाएं, यानी कर्मचारियों को, और उनसे इसका उपयोग करवाएं जैसा कि अब बहुत से संगठन कर रहे हैं। यस, प्राइवेट कंपनीज में काफ़ी होता है और मैं तो चाहती हूँ हर जगह एक अच्छी सी एक अच्छी बातें सब अच्छे से जिए। ये मतलब कि काफ़ी एक बड़ी इच्छा है मेरे मन की। आँखों की ताकत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। आँखों की को आत्मा की खिड़की बताया जाता है। कहा जाता है ना, आँखों से आँखें से आप जब देखते हो तो आप अपनी सोल से कनेक्शन फील करते हो। यह आपके विचारों को व्यक्त करती है। ये जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक बयान कर देती है। ये दूसरों को, जैसी कहावत है, आपका नंबर लेने के लिए की अनुमति देती है। एक बार इस दर्पण अभ्यास को शुरू करने के बाद आप खुद जान सकेंगे कि आपकी आंखों में वह शक्ति आ जाएगी, चमक फील होगी आपको एक, जिसका आपको एहसास भी नहीं होगा। आप विकसित कर सकते हैं। लेखक इसे गतिशील या अद्भुत शक्ति बताते हैं। इससे आपकी निगाहें इतनी भेदक हो जाएगी जिससे आप बाकी सबको महसूस होगा कि आप अपनी आत्मा में झांक रहे हैं। ये जब आप करना स्टार्ट कर दोगे ना तो ये एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे आपको। फिलहाल अभी सिर्फ सुनिए और एक थोड़ा सा नोट करिए कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है। चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। जैसे आप कंसिस्टेंस रहोगे, कंसिस्टेंसी से अभ्यास करोगे, बिलीव करोगे और वर्क करते जाओगे, अप्लाई करते जाओगे, एप्लीकेशन करते जाओगे तो ऐसा वक्त भी आएगा जब आपके विचारों की गहनता के बारे में बात करेंगे जिसे अब लोग ही भी पहचानने लगे होंगे। एमर्सन ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति की आंखें उसकी श्रेणी का सटीक संकेत होती है। याद रखिए, जीवन में आपकी श्रेणी या अवस्था उसी से तय होती है जैसा आपकी आंखें बयान करती हैं। इसलिए अपनी आंखों में विश्वास उत्पन्न करें। दर्पण इसमें आपकी सहायता करेगा ही करेगा।
इस दर्पण तकनीक को बहुत तरह से उपयोग किया जा सकता है और प्रत्येक से संतुष्टिदायक परिणाम मिलेंगे। और क्या क्या तरीके देखते हैं। यदि आपको शारीरिक ढांचा खराब है, आपका चलने का तरीका बेढंगा है, तो आदम कद दर्पण के सामने यह अभ्यास करना आपके लिए अद्भुत काम करेगा। दर्पण आपको उसी रूप में दर्शाएगा जैसा आप दूसरों को दिखाई देते हैं, और आप अपने आप को उस रूप में ढाल सकते हैं जैसा आप खुद को उन्हें दिखाना चाहते हैं। तो जैसा भी आप बॉडी चाहते हो, फिजिकल हेल्थ चाहते हो, बॉडी स्ट्रक्चर चाहते हो, बिलीव करना स्टार्ट करो कि वही हाव भाव है, वही अंदाज है, वही कला है आपके शब्दों में। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं डिवाइन शक्ति हूँ, तेज मेरे चेहरे से चमकता है, आत्मविश्वास हमेशा मेरे चेहरे पर झलकता है, मैं अपनी सभी बातों को कहना जानती हूँ। तो आप ऐसे अपने आप को मिरर में देख के बिलीव दिला सकते हो, वो चीज़ें होने लगेगी एक समय बाद। कहा जाता है कि आप जैसा अभिनय करते हैं वैसा ही बन जाते हैं, आप जैसा अभिनय करते हैं वैसा ही बन जाते हैं, एक्ट एज इफ। और यहाँ एक बार फिर दर्पण के सामने अभिनय करने से अच्छा तरीका और कोई नहीं है। दिखावे की इस विज्ञान में कोई जगह नहीं है, इसलिए दर्पण का अभिमान पूर्वक ढंग से उपयोग ना करें, बल्कि इसका उपयोग अपने आप को वह व्यक्ति बनाने में करें जो आप बनना चाहते हैं। ईगो ना लाए भाई, एक गॉड गॉडेस नेचर में बस ट्राई करें और अपने आप को समझने में करें, और जैसा आपकी इच्छाएं हैं वैसा उपयोग करने में करें। एक ईगो नहीं, मैं तो ये कर सकती हूँ, ईगो ना लाए, लोअर फ्रिक्वेंसी के इमोशंस ना आ जाए, बस इस चीज़ के लिए अवेयर रहिएगा। बल्कि इसका उपयोग अपने आप को वह व्यक्ति बनाने में करें जो आप बनना चाहते हैं। यदि संसार के सबसे असाधारण पुरुषों व स्त्रियों ने अपना निर्माण करने व दूसरों पर अपना प्रभाव बढ़ाने में इस दर्पण का उपयोग किया है, तो निश्चित ही आप भी इसे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो बस एक पेज, 2 पेज और रह गए हैं रीडिंग के, जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अंतर्ज्ञान या अभ्यास के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का दावा है कि हमें अंतर्ज्ञान द्वारा जो विचार मिलते हैं वे अनायास नहीं होते हैं, बल्कि हमारे एकत्र ज्ञान या किसी ऐसी वस्तु की कुंजी है जो हमने पहले कभी देखी या सुनी होगी। तो आपकी जो इनर में चल रहा है ना, अंदर की सेल्फ में चल रहा है, बहुत पावरफुल है। ये इकट्ठा हुआ हुआ है या कुछ आपके विस्टम्स है, तो अपने आप को ही समझना है। बार बार मैं याद दिला रही हूँ, अपने आप को समझना स्टार्ट करें कि आप अंदर से कैसे हैं, बाहर आप वैसे ही लाइफ जी रहे हैं। अभी आपको बेतुकी लगेगी बात है, ऐसे थोड़ी होता है, मैं तो अंदर खुशियाँ चाहता हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे को ये मिले, मेरी लाइफ में तो दुख चल रहा है। भाई बैठना तो स्टार्ट करो एक बार। अभी आपकी ये इच्छाएं हैं, बट उससे पहले क्या अंदर, उससे पहले या कभी भी आपके अंदर क्या चला गया हो आपको भी नहीं पता, कौन सी चीज़ स्टोर हो गई हो आपको भी नहीं पता। तो अपने जब अपने साथ आप बैठोगे तो वो चीज़ें ऊपर आएगी, आपको समझ आएगी, आपकी अवेयरनेस में आएगी, और तब आप बहुत फ्री होते जाओगे। एंड देन जो आप सुझाव दोगे, फिर से नए बिलीफ बनाओ, फिर से नई चीज़ें करोगे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में दोबारा आने लगे। पर एक अंदर स्पेस क्रिएट करना स्टार्ट करो। इसका पिछली जानकारी का उपयोग करना और अतीत के अनुभवों का परिणाम होने की बात रसायनविदों, आविष्कारों, गलतियां करके सीखने वाले लोगों के लिए कुछ हद तक सत्य हो सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि जहां तक अवचेतन मन से सीधे आने वाली महान खोजों, उद्दीपनों और कार्य प्रेरणा की बात है, तो अतीत के ज्ञान के भराव की कृत्रिम रचना नहीं होते। हम जिन भी प्रथाओं का पालन करते हैं, हम जिसे भी इस्तेमाल करते हैं, वह सभी पहले किसी के मन का विचार रहा होगा। ये विचार पहले किसी आभास या अंतर्ज्ञान की झलक, या आप इसे चाहे जो नाम दे, के रूप में आया होगा। इसलिए अपने अंतर्ज्ञान की परवाह करना और आखिरकार इस विश्वास करने की ही में ही समझदारी है। अंत इस पे विश्वास करने में ही समझदारी है। विश्वास कर लोगे तो भाई अपनी ही लाइफ बनाओगे बेस्ट, और नहीं कर पा रहे हो तो भाई अपने ऊपर वर्क करो, क्योंकि एट द एंड आपके लिए ही फायदेमंद है अगर आप विश्वास करोगे तो। बहुत से महान नेताओं, उद्योगपतियों और आविष्कारों ने आराम करते हुए या उनके किसी और कार्य को करते समय अथवा अपनी किसी समस्या के समाधान में प्रयास में हुए आभासों में चलने की बात को खुले तौर पर माना है। अपने अवचेतन मन को सक्रिय करने का अच्छा तरीका यह है कि आप किसी भी समस्या पर सजग रहते हुए हर कोण से विचार करें, हर चीज़ से।
यार इतना वो करो ना, अवेयरनेस रखो, यहाँ ये ऐसे, ये मुझे ये आता है, ये है, ये हुआ था, एंड देन प्रेजेंट में आ जाओ। पास्ट को लेट गो करती हूँ, फ्यूचर अच्छा ही है, परमात्मा साथ है, एंड बी इन प्रेजेंट मोमेंट। बट अवेयरनेस रखो, ये वो अंदर ये बाहर ये वो ये, बट मैं इन सब से दूर हूँ, और मुझे जिस पे विश्वास है वही चीज़ों को मैं इस्तेमाल करके अपनी लाइफ बना सकती हूँ, बना सकता हूँ। तब एक रात सोने से पहले, बस कुछ ही पहले, अपने अवचेतन मन को इस संबंध में उत्तर प्रदान करने का आदेश दें। यानी कोई क्वेश्चन है, आपका समस्या है, तो आप सोने से पहले बोले कि मुझे इसका प्रश्न का उत्तर दो, वो चीज़ आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। आप बीच रात में जाग सकते हैं, या उत्तर को सुबह जागने पर या अगले किसी दिन अजीब क्षण में मिल जाएगा, पर आंसर मिलेगा ही मिलेगा। जब आप बिल्कुल अलग तरह के काम में व्यस्त होंगे, या जैसे ही आए इसे तुरंत पकड़ ले और कार्य करने में अधिक देरी ना करें। तो जैसे ही आपको समझ में आ जाए इसका सॉल्यूशन ये है, तो अपनी इनर कॉलिंग को फॉलो करें। और फिर भी नहीं समझ पा रहे इनर कॉलिंग को, तो अपने आप को शांत करना स्टार्ट करो, अपने साथ बैठना स्टार्ट करो, अपने मन को पीस देना स्टार्ट करो, अंदर की चीज़ों को लेट गो करना स्टार्ट करो। आपको किसी खास व्यक्ति के पास जाने या उसे टेलीफोन करने का आभास हो सकता है। वह किसी ऐसे संस्थान, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब आप उत्तर मांगते हैं तो ऐसा ऐसा हो सकता है। वह किसी ऐसे संस्थान का प्रमुख हो सकता है जिससे आपको बड़ी मदद हो जाएगी। हो सकता है कि उसके पद के चलते आप उनसे मिलने में घबरा रहे हो। आप एक और अपने आभास और दूसरी ओर अपनी डर में जूझ रहे हैं। यानी इनर क्रिटिक एंड एक इंट्यूशन, इनर क्रिटिक इंट्यूशन, इनर क्रिटिक इंट्यूशन, ऐसा होता है। ज्यादा संभावना कि डर जीत जाए। अगली बार जब भी आपके मन में डर या संदेह आए, आप अपने आप से प्रश्न पूछे, उससे मिलने जाने या फोन करने में मेरा क्या चला जाएगा। तो इनर क्रिटिक है तो कोई क्वेश्चन करके इनर क्रिटिक ना जीते, इतनी अवेयरनेस लाओ यार। इनर क्रिटिक से जीवन नहीं जीना है, इंट्यूशन से जीवन जीना है। इससे क्या नुकसान होगा? आपके डर या संदेह आपका उत्तर नहीं दे सकेंगे, इसलिए अपने आभास आभास को बिना देरी किए पालन करें, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना स्टार्ट करें, घबराएं नहीं। कुछ चीज़ें हैं जिससे इनर क्रिटिक हो सकता है कि ये मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, नहीं नहीं ये तो संभव नहीं है, बट इट्स ओके। लगातार अभ्यास करते रहे, चीज़ों को सीखते रहे, समझते रहे, अपने आप को फ्री करते रहे, तो एक दिन चीज़ें वर्कआउट होने लगती है। हालांकि मैं एक चेतावनी भी देना चाहूंगा। ओके, चेतावनी क्या, देख लेते हैं। बहुत से लोगों को जुआ खेलना अच्छा लगता है, कुछ को ताश खेलना, तो कुछ को घोड़ों या कुत्तों की दौड़ में पैसे लगाना, और बहुत से लोग शेयर बाजार में खेलते हैं। निश्चित रूप से अपने अपने लोगों को अक्सर यह कहते सुना होगा कि उन्होंने अपने आभास पर चलते किसी तरह मुनाफा कमाया, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने आभास को किसी ऐसे कार्य में उपयोग ना करें जिससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो भाई अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ो, अच्छी चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल करो। इतना तो सच में हर किसी के अंदर ही होना चाहिए कि किसी को नुकसान ना हो, एक पॉजिटिविटी ही स्प्रेड हो, मदर अर्थ पे अच्छी एनर्जीज ही रेज हो। ऐसा कुछ काम नहीं उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करो जिससे मतलब कि बेकार इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, मदर अर्थ की एनर्जी बेकार हो रही है। भाई बढ़ाने में योगदान दो, मदर अर्थ को सर्व करने में योगदान दो, अच्छे बनो यार, अच्छे बनो धरती माँ के लिए। यहाँ बुनियादी रूप से कुछ गलत है, क्योंकि अधिकांश जुआरी कंगाल होकर मरते हैं। साथ ही ऐसे आभास से भी सावधान रहिए जो आपको अनजाने क्षेत्र की ओर ले जाए। शायद ये अंतर्ज्ञान बिल्कुल ना हो, बल्कि सिर्फ काल्पनिक लालसा हो। तो भाई इनर इंट्यूशंस आप तभी समझ सकते हो अच्छे से जब आप पूरी तरीके से आपसे अपने आप से जुड़े हो, आप अपने आप को समझ रहे हो, आप अपने आप को खाली कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे से उस डिवाइन शक्ति को अपने अंदर महसूस कर सकते हो। वरना तो लालसा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सच्चा आभास हमारी ऐसी चीजों से संबंधित होता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपसे पहले से ही संबंधित हो, या उससे आपको मात्र आवश्यक कार्रवाई करने का विचार या गति मिलती है। सच्चा आभास हमारी ऐसी चीजों से संबंधित होता है जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आप से पहले से ही संबंधित हो। समथिंग कुछ लाइट आपको अच्छा ही लगेगा। सच्चा भाव एक
शांति ही क्रिएट करेगा वर्ल्ड में, आसपास हर जगह। मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि मेरे किसी भी पाठक को यह नहीं लगा होगा कि यह पुस्तक रातों रात जादू से धन या यश का दरवाजा खोल देगी। यह केवल एक कुंजी है जो उस दरवाजे को खोल देगी जो आपको आपके इच्छित लक्ष्यों के मार्ग पर ले जाती होगी। निश्चित ही आप अपनी क्षमता विकास से अधिक की जिम्मेदारियां उठाने में कोई समझदारी नहीं है। आप यदि आप किसी विख्यात उपयोगी व्यापारिक संस्था का प्रमुख बनना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको व्यापार करना सीखना होगा, यानी कुछ स्किल्स यार आप इंटेंशन डालो, वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में आने लगती है कि एक्शन क्या लेने। वही है ना, इंट्यूशन समझना, और इंट्यूशन लालसा से संबंधित नहीं होनी चाहिए, अच्छे स्वभाव ही होने चाहिए, अच्छी एनर्जी से रिलेटेड ही होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी बड़ी परिवहन प्रणाली का अध्यक्ष बनने के लिए करना होगा, लेकिन इस विज्ञान का उपयोग करके आप उन सभी विभिन्न चरणों को सीख सकते हैं जो आपको शीर्ष तक ले जाएं। हालांकि कोई भी काम करने के पूर्व आपके पास कार्य योजना होना आवश्यक है। टू डू लिस्ट बनाइए, कुछ करना है तो लिखिए। आप नुक्कड़ की दवा वाली दुकान पर जाकर बस दवा नहीं मांग सकते, आपको पता होना चाहिए कि दवा का क्या नाम है, आपको किस ब्रांड की चाहिए, और यही इस विज्ञान के साथ भी है। ट्रूली अंदर क्या है ये चीज़ पता होनी ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी इच्छा क्या है, और यह बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। यदि आपकी इच्छा दृढ़ है और आपने अपने लिए लक्ष्य तय कर लिए हैं तो अपने को बेहद खुशनसीब समझिए। आप सफलता की ओर पहला कदम बढ़ा चुके हैं। जब तक आप अपने विचारों की मानसिक तस्वीर बनाए रखेंगे और इस सक्रिय रूप से विकसित करना आरंभ करेंगे, आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अवचेतन मन में स्पष्ट और दृढ़ता सहित दिए गए किसी आदेश का पालन करने में असफल नहीं होता। यानी अवचेतन मन सच में बहुत पावरफुल है, आपकी सभी इच्छाएं पूरी करवा सकता है। बस बिलीव करना स्टार्ट कीजिए। और चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है, तो लेखक ने कैसे आप अपने चीज़ों को कर सकते हो, एक अलग टेक्निक उसमें, उससे पहले वाले चैप्टर में विजुअलाइजेशन के बारे में बताया था, इसमें मिरर टेक्निक के बारे में बताया था कि मिरर टेक्निक का आप बस देख के अपने आप को बोलना स्टार्ट कीजिए, करना स्टार्ट कीजिए, अपने इंट्यूशन से जुड़िए, ये सारी नॉलेज दिया है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 7 में, और अपने विचारों का प्रशिक्षण कैसे करें, तो समझेंगे इस चैप्टर में क्या दिया गया है। और बस 2-3 चैप्टर और रह गए हैं, बाकी ये बुक समाप्त हो जाएगी। तो हम अभी तक इतनी बुक रीड कर चुके हैं, यानी कि 6 चैप्टर रीड कर चुके हैं, और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।